अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं नवीद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री विद नवीद चैनल के ऊपर। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड थोड़ी सी डिस्कस की थी और बाज जो प्रॉपर्टीज रह गई थी वो हम इस पार्ट के अंदर पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे। तो बगैर किसी ताखीर के हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड की शेप कैसी है और वॉल्यूम कैसा है। नंबर 1 प्रॉपर्टी हमने बात की थी शेप एंड वॉल्यूम की बात की थी कि इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है, जबकि इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती है। वो शेप अडॉप्ट कर लेगी जिस भी कंटेनर के ऊपर जाएगी। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी इसकी कि एवापोरेशन 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 हमने कहा कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स का कन्वर्ट हो जाना गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर। फिर इसके हमने फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे, वो आप लेक्चर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 देख लें उसके लिए। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर डिस्कस किया था। और वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है कि वेपर्स वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे लिक्विड की सरफेस के ऊपर, उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज थी, चार प्रॉपर्टीज हमने ये डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? अब देखिए, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसको हम हीट कर रहे हैं। तो होगा क्या? हमने डिस्कस किया कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके मॉलिक्यूल्स की ज्यादा हो गई, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हो तो टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर ज्यादा करने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल यहां से क्या करना स्टार्ट हो जाएंगे? एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से मॉलिक्यूल एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप टेम्परेचर देंगे मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? लिखता हूं यहां पे इसकी डेफिनेशन देखें। when vapor pressure become equal to atmospheric प्रेशर। क्या बात क्यों इसे क्या समझ आया हमें कि देखिए, जो वेपर का प्रेशर है, ये जो प्रेशर ये वाला वेपर लगाएंगे, इस वेपर का प्रेशर और बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब ये दोनों आपस के अंदर बराबर आ जाएंगे तो उस स्टेज के ऊपर क्या हो जाएगा? वो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट है। और इस स्टेज के ऊपर आप देखेंगे कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लिक्विड की सरफेस के ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वो पॉइंट हम बोलेंगे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसके अंदर वेपर प्रेशर जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। बात क्लियर यहां से? अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी दो चीजों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से दो चीजों पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट? एक तो डिपेंड करते हैं जी नेचर ऑफ लिक्विड की। नेचर ऑफ लिक्विड, बात की नेचर ऑफ लिक्विड में कौन सी आ जाएगी? नेचर ऑफ लिक्विड में आ जाएगा पोलर है कि नॉन पोलर है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो इसके अंदर साथ लिख लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक बात क्या आ गई? दूसरी बात जिस पे ये डिपेंड करते हैं वो क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखें यहां से दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड में आ गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब खुद अपना ज़हन लगाएं और सोचें कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, तो क्या एवापोरेशन ज्यादा होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से एवापोरेशन क्या होती है? कम होती है तो कम वेपर्स बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ लिक्विड, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की केस में देखा जाए तो पोलर मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा। इसमें क्या आ जाता है? पोलर मॉलिक्यूल, पोलर, नॉन पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा? अब देखिए, हमने साथ में लिख लिया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है वहां पे जरूर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। अब दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है।
उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से पोलर का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। पोलर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसके बरक्स आ जाओ, नॉन पोलर के केस में पोल्स नहीं होते, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नॉन पोलर के केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बात क्लियर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितना वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम एनर्जी कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, चीज एवापोरेट कर जाएगी, बॉइल कर जाएगी। दूसरा फैक्टर देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर। अब इस पे नोट करें और डेफिनेशन से इस बात को क्लियर हो जाएगी। व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, हाई है, एक कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो, लो। अब देखें यहां से, अगर वेपर प्रेशर जो है, अगर जो एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, थोड़ा देर से फिर उस टाइम तक पहुंचेगा। देखें, जितना ज्यादा वेपर एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ज्यादा देर से वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके बरक्स आ जाओ, लो एक्सटर्नल प्रेशर, जितना कम एक्सटर्नल प्रेशर होगा, जितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उतना ही जल्दी जो है वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बिल्कुल बराबर आ जाएगा और चीज बॉइल करना स्टार्ट कर जाएगी। तो इससे केस में क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। बात क्लियर हो गई। यहां से एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन हुआ यहाँ पे भी, जितना ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और जितना कम उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिस्कस कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या था, काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा थी, लेट्स सपोज यहां से मॉलिक्यूल एवापोरेट करके ऊपर गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, यहां पे लिख लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाई थी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। अब वो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, वो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिसके अंदर वो दोबारा किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म के अंदर। और फिर लिक्विड फॉर्म से अगर उसकी और एनर्जी कम कर दी जाएगी तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, उस पर चीज फ्रीज कर जाएगी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखें यहां से इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट किस चीज की थी, लिक्विड की और सॉलिड की इक्विलिब्रियम स्टेट। द स्टेज एट विच लिक्विड एंड सॉलिड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर लिक्विड और सॉलिड बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, उस पॉइंट को आप बोलते होते हो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक होगी बात क्लियर यहां से। और ये फ्रीजिंग पॉइंट कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी मॉलिक्यूल्स की। जितनी ज्यादा कम काइनेटिक एनर्जी होती जाएगी उतनी चीज किस में चली जाएगी, फ्रीज होती जाएगी। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि सॉलिड के वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाता है लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर, उस वक्त हम उसको क्या बोलते होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते होते हैं। ये छोटी सी बात थी कि जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और मजीद कम करते जाएंगे तो वो ऐसी स्टेज आएगी जिसपे लिक्विड स्टेट जो है सॉलिड स्टेट की क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, बराबरी में आ जाएगी। इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप लोग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायफ्यूजन। डायफ्यूजन इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। डायफ्यूजन को हमने गैसेस के केस पे भी डिस्कस किया था और वहां पे क्या डिफाइन किया था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू
लो कंसंट्रेशन, ऐसी जगह से मॉलिक्यूल का मूव कर जाना जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, वहां से मूव करके किस तरफ जाएंगे जहां पे मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है। जैसे हमने कहा था कि एक रूम के अंदर का एक कॉर्नर के अंदर हम स्प्रे करते हैं तो वो वहां से मूव करके दूसरी तरफ चली जाएगी, क्योंकि वहां पे उसकी क्या थी, अमाउंट कम थी, तो वहां से क्या हो गया, डायफ्यूजन होगी। और वजह क्या थी, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन में होते हैं। अब लिक्विड के गैस में आ जाए तो लिक्विड के गैस में भी ऐसा है कि इसके मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी कंटिन्यूअस मोशन के अंदर होते हैं। आप इसकी बेहतरीन और सबसे आसान एग्जांपल ये ले लें, मिसाल के तौर पे आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऐड कर देते हैं, तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद इंक और पानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, होमोजीनियसली मिक्स्ड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल डाइफ्यूज हो गए, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले गए। यहाँ पे कंसंट्रेशन लेट्स सपोज ज्यादा थी पहले, फिर ऐसा ऐसा क्या हो गई, पूरे पानी के अंदर वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब मूवमेंट होगी, और हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगी। सवाल ये पैदा होता है, क्या इसकी डाइफ्यूजन में और गैसेस की डाइफ्यूजन में कोई फर्क है? तो इसकी लिक्विड की डाइफ्यूजन के अंदर और गैसेस की डाइफ्यूजन के अंदर इतना फर्क है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स गैसेस के मुकाबले में थोड़े करीब होते हैं, तो इसके केस में होने वाली डाइफ्यूजन गैस के केस में डाइफ्यूजन से थोड़ी कम होगी, थोड़ी स्लो होगी, स्लो डाइफ्यूजन, स्लो देन गैसेस। बात की है क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा दूर थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जबकि इसके केस में अगर आप बात करो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हैं, जिसकी वजह से इसकी डाइफ्यूजन तो हो रही है, लेकिन इसकी डाइफ्यूजन क्या होगी, गैसेस से कम डाइफ्यूजन होगी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोबिलिटी की। मोबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी है। मोबिलिटी का क्या मतलब है, मोबाइल, मूवमेंट से निकला है, मूवमेंट से मॉलिक्यूल्स इसके भी मूव कर सकते हैं। और यही बात यहाँ पे जो हमने बात की वही बात यहाँ पे भी लगाएं। देखें इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला होता है, डिस्टेंस होता है, इसके मॉलिक्यूल कांस्टेंटली या रैंडमली जो है वो मोशन के अंदर होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स मोशन के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स मूव करके जा सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर, मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं लिक्विड के भी एक जगह से दूसरी जगह से। अब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होते हैं, क्या इसकी मोबिलिटी और गैसेस की मोबिलिटी में कोई फर्क है? तो फर्क है, गैसेस की मोबिलिटी ज्यादा होगी, लिक्विड की मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। गैसेस की मोबिलिटी ज्यादा होगी, लिक्विड की मोबिलिटी कम होगी, वजह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। लास्ट प्रॉपर्टी है जी लिक्विड की डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी को हमने गैसेस की केस में भी बात की थी, डेंसिटी हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, दोनों की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे किसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी होती है क्या, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इससे अगर निकाल ली जाए इसकी यूनिट तो मास की यूनिट होती है ग्राम, जबकि वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाती है, सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये रिलेशन होता है मास और वॉल्यूम का। अब देखिए गैसेस के केस में हमने बात की कि वॉल्यूम जो होता है वो गैसेस का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपनी मर्जी से रैंडमली मूव कर सकते हैं। वजह क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। लिक्विड के केस में आ जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू गैस। तो गैस के मुकाबले में अगर इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो इसका मतलब है इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास रहेंगे और अपनी मर्जी से एक्सपेंड नहीं हो सकते। जब एक्सपेंड नहीं हो सकते, इसीलिए हमने कहा था कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। बात करें यहां से, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, इसका मतलब है उसका वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज ग्रेटर देन गैसेस। बात करें यहां से कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक और स्ट्रांग होने की वजह से ये फर्क आ रहा है कि लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, एज कंपेयर टू गैसेस की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां पे कम होती है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया
टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 1 की इसका अपलोड हो चुका है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। और पार्ट 2 के अंदर हमने ये पूरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। हमने सबसे पहले बात की शेप की, फिर वॉल्यूम की बात की, फिर एवापोरेशन की बात की। एवापोरेशन के अंदर फिर हमने इसके फैक्टर्स को डिस्कस किया, नेचर कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी है, वो सारी बातें। फिर इस तरह वेपर प्रेशर के अंदर हमने उसके फैक्टर्स को डिस्कस किया, बॉइलिंग पॉइंट पर इसके दो फैक्टर्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस किया, मोबिलिटी को डिस्कस किया, डेंसिटी को डिस्कस किया। इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, या फिर मेरी ईमेल आईडी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन होगी, तो आप वहां पे मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियोस को देखते रहे और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड मजीद जो वीडियोस है वो आपको टाइम से मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।